Hello aspirants, I am Ritesh Shukla and I am back with the final video that is of GS1. This is the fifth part and this will be the concluding video. और इस वीडियो के साथ मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया का डिस्कस करूंगा. ओवरऑल द पर्पस ऑफ द वीडियोस इज टू जस्ट लेट यू नो दैट हाउ टू राइट आंसर्स फॉर योर मेंस क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के दे कुड बी ट्रिवियल, दे कुड बी ट्विस्टिंग, दे कुड बी इवन स्ट्रेट क्वेश्चंस, लेकिन जो आंसर प्रेजेंटेशन होता है दैट फेच मार्क्स टू अस. तो उस मार्क्स को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए तो आपको जो है आंसर प्रेजेंट बेटर करना होगा. उसके लिए किस प्रकार के सेंटेंसेस या फिर कहां पर क्या इस्तेमाल करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू थ्रू दीज वीडियोस और थ्रू द आंसर दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट. और जो भी आंसर्स आप मेंस में लिखते हैं उससे आखिरकार इस वीडियो से आप कैसे उसमें हेल्प ले पाएंगे, दैट इज ऑल is needed for these videos. All right, so I will be continuing with the video, and gs2 gs3 gs4 all these videos are also coming, so please stay tuned with the 120 plus mains discussion that we have started. All right, so I am Ritesh Shukla and this is Disha Publications 120 plus mains discussion. Okay, now I will be starting with the Armenia. Let me just change the pen here. Okay, now this question is related to the even to the current affairs, but basically the historical background has been asked related to Armenia and Azerbaijan. अभी आपने देखा होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था नगोर्नो काराबाग को लेके, और ये जो स्पेसिफिक रीजन था नगोर्नो काराबाग का, हालांकि अब जो है अजरबैजान को ये दे दिया गया है और सीज फायर लगा दिया गया है, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट था आखिरकार वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. और फिर उसको जो है थोड़ा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस रीजन पे रशिया का कितना कंट्रोल रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन. रिसेंटली Armenia and Azerbaijan were up against each other regarding Nagorno-Karabakh region. What is the historical background of the conflict? तो ये अभी आपने करंटली न्यूज में देखा होगा कि आर्मेनिया अजरबैजान वेर इन कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री फाइट दोनों के बीच में हो रही थी नगोर्नो काराबाग को लेके. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि इस क्वेश्चन का ऐसे डिमांड नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अजरबैजान इज अ स्पेसिफिक रीजन. If I am drawing the map right, it is only a rough map because I don't think that that is the exact territorial boundary of Armenia and Azerbaijan. So consider this particular portion Azerbaijan. I should change the pen, right? So this area and this particular area which you see here is Azerbaijan, whereas this particular portion is Armenia. All right, and the portion which we see in this portion, this particular part, that is Nagorno Karabakh. If you Google the Nagorno Karabakh, you will get the images, you will get the map of the Azerbaijan, Armenia, and where Nagorno Karabakh exactly is. So what we have to do is we have to discuss historical background of the conflict, और वो जानने के लिए हमको स्पेसिफिक रीजन मैप्स के जानने होंगे. तो आखिरकार अजरबैजान आर्मेनिया कहाँ पर है इसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए. आसपास में कौन कौन से रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो ये सारे रीजन से आप ये एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे कि वेयर एग्जैक्टली इज अजरबैजान, आर्मेनिया. दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज. दिस question does not demand all these things. All right, so we will start with the answer. In the 1920s, Soviet government established Nagorno-Karabakh autonomous region where 95% of the population is ethnically Armenian within Azerbaijan. So I told you Nagorno-Karabakh जो region है वो वहां पर रहने वाले ज्यादातर तो अर्मेनियन है, अर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं, लेकिन ये पोर्शन अजरबैजान के पास है. ठीक है, दैट इज द मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया. और ये कैसे हो गया, इन दोनों ही रीजन पे सबसे पहले 1920s में कंट्रोल था रशिया का या यूएसएसआर का,
अगर एग्जैक्टली हम कहें तो यूएसएसआर का कंट्रोल था, और उस कंट्रोल के समय भी यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन थे वो अर्मेनियन क्रिश्चियंस का था। अर्मेनिया इज रिलीजियसली क्रिश्चियन, वेस्ट अजरबैजान इज रिलीजियसली मुस्लिम, सो दिस इज ऑल्सो अ एथनिक फाइट। ऑलराइट, अब the second statement is under Bolshevik rule, fighting between the two countries was kept in check, but as the Soviet Union began to collapse, so did its grip on Armenia and Azerbaijan. तो 1920 के बाद से जो रीजन जब तक रशियन कंट्रोल में था, यूएसएसआर के कंट्रोल में था, देयर वाज नो सच कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा मिलिट्री फाइट तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर खुद से जो है डिसइंटीग्रेट कर गया 1990 में, उसके बाद से इस रीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही कंट्रीज के बीच में शुरू हो गई। ठीक है, तो दैट इज द मेन पार्ट दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो दैट वी कैन गो टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दिस इज द हिस्ट्री दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। ऑलराइट, so what happened was in 1988 Nagorno-Karabakh legislature passed a resolution to join Armenia despite the region's legal location within Azerbaijan's border. As the Soviet Union was dissolving in 1991, the autonomous region officially declared independence. तो ओवरऑल क्या हो गया कि 1988 में नगोर्नो काराबाक ने ऑफिशियली अपने लेजिस्लेचर में ये पास कर दिया कि वी आर गोइंग विद अर्मेनिया, जबकि वो अजरबैजान का पार्ट था। ठीक है, और ये जो अर्मेनिया के साथ जाना चाह रहे थे, यहाँ पर ऑफिशियल रेफरेंडम ऐसा किया गया, और ये तब किया गया जब रशिया यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करने ही वाला था 1990 में। वो अपने आप जो है इंटरनल डिसेंशंस की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस पर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाया, इसलिए नगोर्नो काराबाक अर्मेनिया में जाके जुड़ना चाहता है। दैट इज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड रिगार्डिंग द रीजन। ऑलराइट, वी विल मूव ऑन फ्रॉम हियर। The war erupted between Armenia and Azerbaijan over the region, leaving roughly 30,000 casualties and hundreds of thousands of refugees. अब दोनों ही कंट्री के बीच में उस रीजन को लेके, नगोर्नो काराबाक को लेके फाइट, मिलिट्री फाइट शुरू हो गई, और आखिरकार फाइनली 1994 में उन दोनों के बीच में सीज फायर कर दिया गया, एंड that too was done by Russia itself. By 1993, Armenia controlled Nagorno-Karabakh and occupied 20% of the surrounding Azerbaijan territory. ठीक है, तो अर्मेनिया के पास ज्यादातर कंट्रोल था नगोर्नो काराबाक का, और इस पूरे एरिया को उन्होंने जो है अपना रीजन में ही इंक्लूड कर लिया था, वेरएस अजरबैजान इस पर जो है कंट्रोल नहीं पा रहा था। दैट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर, दैट वाज एंग्रीइंग द अजरबैजान मोर एंड मोर। ऑलराइट, तो 1994 में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि सीज फायर वहां पर लगा दिया गया था। दिस इज द स्टेटमेंट, एंड ये सीज फायर किसने लगाया था? दैट वाज रशिया। Alright, Nagorno-Karabakh has been a frozen conflict for more than a decade, but artillery shelling and minor skirmishes between Armenian and Azerbaijan troops have caused hundreds of deaths. तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कुछ 100 इयर्स ओल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे एथनिसिटी जो है ज्यादातर क्रिश्चियंस की है। ये रीजन अजरबैजान में आता है, और जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, दे आर ऑल्सो नॉट माइग्रेटिंग टू एनी अदर प्लेस। इसलिए जब भी शेलिंग होती है तो दीज पीपल आर द वंस हु गेट हर्ट बिकॉज ऑफ द शेलिंग्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ अजरबैजान एंड अर्मेनिया। तो ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है उस लोकल रीजन के लिए। अभी early April 2016 witnessed the most intense fighting since 1994, killing dozens and resulting in more than 300 casualties. तो अभी 2016 में recent changes यहाँ पर हुए, जब अर्मेनिया जो है इसको पूरी तरह से अपने में शामिल करने के लिए वहां पे संसद में ये बताया गया कि नगोर्नो काराबाक हमारा पार्ट है, तो वी आर गोइंग टू सेंड मिलिट्री देयर एंड कैप्चर इट इनटू आवर रीजन। तभी जो है प्रॉब्लम्स और शुरू हो गए, और अजरबैजान फाइनली वहां पर अपने ट्रूप्स भेजकर वो जो है उसको मिलिटराइज जोन बना दिया, और वहां से कंटिन्यूअस फाइट दोनों के बीच में शुरू हो गई। दैट स्टार्टेड इन 2016। Now we will conclude the answer. Since 1992, responsibility for the international mediation of this dispute has rested with the Organization of Security and Cooperation in Europe. अब ये जो है ओवरऑल स्टेटमेंट है दोनों ही कंट्रीज के बीच में आखिरकार सीज फायर कैसे लगाया जाता है। तो इसको लगाने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, जिसको मिन्स्क ग्रुप भी कहा जाता है, जिसके कंट्रीज हैं यूएस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3 कंट्रीज इस पर जो है रूलिंग करते हैं, और इनके अनुसार जो है वहां पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो बताते हैं। ठीक है,
अब 1992 में इस ऑर्गेनाइजेशन पे जिम्मेदारी हो गई थी कि नगोर्नो काराबाग जो है उस पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहां पे मिलिट्री और वहां पे शेलिंग्स कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर होता ही होता है। लेकिन फाइनली आज का जो करंट सिचुएशन है वहां पर रशिया ने इंटरवेंशन करके दोनों के बीच में सुलह करा दी है और उन्होंने मिलिट्री प्रेजेंस बनाकर अजरबैजान में ये कर दिया कि वो जो अजरबैजान जो है वो नगोर्नो काराबाग पे पूरी तरह से अपना संप्रभुत्व स्थापित कर ले। तो टुडे सिचुएशन इज दैट नगोर्नो काराबाग इज पार्ट ऑफ अजरबैजान whereas the truce has been kept between Azerbaijan and Armenia now. All right, जबकि वहां पर रिलीजियस हिस्टोरिकल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के भी बहुत बड़े सिचुएशन है, बट करेंटली नगोर्नो काराबाग इज पार्ट ऑफ अजरबैजान whereas there is a ceasefire in between Armenia and Azerbaijan. All right, that was not the part that has to be included in the answer, क्योंकि क्वेश्चन का केवल मोटिव यही है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, दैट हैज बीन पुट आउट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये काफी टाइम्स जो है यूपीएससी में भी कई बार जो है अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट लेसन फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट। दिस इज व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस where the two superpowers of world at head on hostility during the Cuban crisis। अब जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसके बारे में आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो उसमें जो है स्पेसिफिक चैप्टर इसको जो दिया ही गया, इवन एनसीईआरटी में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें भी दिया गया, जो उसके पहले जो हिस्ट्री आती थी एनसीईआरटी की उसमें भी बहुत ही आसानी से बताया गया है, बहुत क्लियरली बताया गया है। तो क्यूबन आखिरकार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, वी विल डिनोट दिस इन द आंसर। वेरएस ये कौन से टू सुपर पावर्स की यहाँ पे बात हो रही है उसके भी बारे में बात करेंगे। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अवेयरनेस को काफी अवेयर रहते हैं डेली बेसिस पे जो भी न्यूज आती है उसको लेके, तो आप ये समझ पाएंगे कि न्यूज के बेसिस पर ही आप ये समझ पाएंगे कि दो ही देश हैं जिनको जो है सुपर पावर बनने की ऐसी होड़ बनी रहती है, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स एक सबसे पहला है, दूसरा रशिया है। तो ये दोनों कंट्रीज ही अपने आप को मतलब सुपर पावर ही मानते हैं वर्ल्ड में। और जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी सिचुएशन स्टार्ट हुई थी तो उस समय भी इनके हेजिमनी या फिर क्या कहा जाए कि इन दोनों के बीच में जो हॉस्टिलिटी डेवलप हो रही थी कि मैं सबसे बड़ा सुपर पावर या मैं सबसे बड़ा सुपर पावर, दैट वाज बिकमिंग प्रॉब्लमैटिक, दैट इज व्हाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेंड। ऑलराइट, तो हम इसको जो है आंसर पुट आउट करेंगे और वी विल कंप्लीट द वीडियो विद दिस। तो इसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्राइसिस ड्यूरिंग यूएस एंड रशियन कोल्ड वॉर विद क्यूबन मिसाइल इन्वॉल्वमेंट। Now let me just say that this was not the missile of Cuba, but this missile was that of Russia. लेकिन इसको प्लेस किया गया था क्यूबा में, that is why we have written I have written Cuban missile. All right, it has to be clear there. तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट पुट आउट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है उसके बारे में बताना होगा। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस of October 1962 was a direct and dangerous confrontation between United States and Soviet Union during the Cold War and was the moment when the two superpowers came closest to nuclear conflict। तो ओवरऑल ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ से ये क्लियर होता है कि कैसे दो सुपर पावर दैट वेयर यूएस एंड यूएसएसआर, these two were the super powers, these two were the blocks जो एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। मैंने इसके पहले भी ऐसे वीडियोस जब नॉर्थ कोरिया के बारे में बता रहा था, साउथ कोरिया के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया कि इट इज द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर व्हिच बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एट एवरी इवेंट। जैसे कि यूएस जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेयर यूएसएसआर 1990 के पहले रशिया को ही कहा जाता था, यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है। तो ये जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, ये जो दोनों आइडियोलॉजी का जो डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज हमेशा हेड ऑन एक दूसरे के अगेंस्ट किए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्प्यूट को लेके हो जाए या फिर कभी फाइनेंशियल डिस्प्यूट से क्रिएट हो जाए, चाहे कभी साइबर अटैक्स हो जाए, चाहे इवन मिलिट्री सिचुएशन कभी ऐसा आ पड़े। अभी तक हेड ऑन मिलिट्री सिचुएशन अराइज नहीं हुआ है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द वन एग्जांपल देयर। तो आखिर क्या हुआ था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में अक्टूबर 1962 में डायरेक्टली यूएस और रशिया के फाइट होने के चांसेस लग रहे थे, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। तो उस समय सिचुएशन लग रही थी कि दोनों में काफी बड़ी वॉर हो जाएगी। ठीक है,
let's get down with the second statement. The dramatic crisis was also characterized by the fact that it was primarily played out at the White House and the Kremlin level, with relatively little input from the respective bureaucracies typically involved in the foreign policy process. अब ये क्यों बहुत ड्रामेटिक हो गया था? क्योंकि व्हाइट हाउस जो प्रेसिडेंट की रहने की जगह है, वो और क्रेमलिन जो कि रशिया के स्पेसिफिक पावर हाउस का एरिया बोलते हैं क्रेमलिन, उसको इन दोनों के बीच में जो भी ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था उसका स्पेसिफिक कहीं पे रिकॉग्निशन नहीं हुआ। वो डायरेक्ट आके सामने कहीं पे ये न्यूज नहीं बताए हैं कि आखिरकार जो हमने क्या बातचीत की है एक दूसरे से। ऐसा जब सिचुएशन अराइज हो गया था, जो क्राइसिस सिचुएशन अराइज हो गई थी, तो ब्यूरोक्रेट्स ने क्या बात की एक दूसरे के साथ, ये कभी भी खुल के सामने नहीं आया। तो वी विल नो व्हाट वर द stances in between the US and Russia. तो आखिरकार हिस्ट्री क्या थी? आफ्टर द फेल्ड यूएस अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द कैस्ट्रो रेजिम विद द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, while the Kennedy administration planned Operation Mongoose in July 1962, Soviet Premier Nikita Khrushchev reached a secret agreement with Cuban Premier. ठीक है, दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। अब क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्यूबा में इन्वेड करने वाला था, और जिसे कह रहे हैं हम बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। और ये आखिरकार क्यों कहने वाले थे? मैंने बताया कि देयर इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर इन बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर, और क्यूबा जो है वो अपने आप को एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पर स्टैब्लिश कर चुका था। जब सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक के रूप में अपने आप को ये स्थापित कर चुका था, तो यूएस वाज अ वेरी बिग पावर देयर और क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है। तो इस आखिरकार यूएस इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, और जो भी वहां पे डिक्टेटरशिप जैसे चीजें शुरू हो रही थी क्यूबा में, यूएस वाज ऑफ द ओपिनियन दैट कि ऐसी आइडियोलॉजी को यहाँ पर परसू करना या फिर उसको रहने देना, दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द इवन फॉर द यूएस। ऑलराइट, तो इसकी वजह से यूएस जो है इस पर अटैक करके कैस्ट्रो रेजिम को हटाना चाह रहे थे। दैट वाज द प्राइम थिंग दैट यूएस वाज ट्राइंग टू डू थ्रू द बे ऑफ पिग इन्वेजन, जो कि असफल था। ठीक है, अब ये जो अटैक या फिर इन्वेजन कहा जाए क्यूबा में जब किया जा रहा था, तो क्यूबा वाज नॉट वेरी मच पावरफुल, लेकिन क्यूबा ने रशिया से सहायता मांगा, और निकिता क्रुश्चेव उस समय प्रेसिडेंट थे वहां के। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है आपका हेल्प करेंगे। इसलिए निकिता क्रुश्चेव ने अपने यहाँ से मिसाइल जो है इनके यहाँ के लिए छोड़ दिया था कि हम जो है आपके कंट्री में ऐसे मिसाइल्स वहां पर लगा देंगे। ठीक है, दिस वाज द प्राइम रीजन व्हाई यूएस वाज astonished by seeing that Russia is helping with military for the Cuba. All right. अब मैंने बताया कि प्रीमियर फिदेल कास्ट्रो टू प्लेस सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा टू एनी फ्यूचर इन्वेजन अटेम्प्ट। तो ये जो क्यूबा में मिसाइल रखने की बात रशिया ने की थी, वो इसलिए था कि फ्यूचर में कोई भी इस पर अटैक न कर पाए, एक प्रकार का थ्रेट बनाना चाह रहे थे वहां के जो लोकल यूएस मिलिट्री है या फिर यूएस हेजेमनी है उसको जो है खत्म करने के लिए। तो ये जो है फिदेल कैस्ट्रो और निकिता क्रुश्चेव के बीच में बात हुई। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि रशिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, वेयर क्यूबा वाज आल्सो अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। तो इट वाज ओनली द कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द टू वाज ओनली बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी। मैंने बताया कि आइडियोलॉजी का ही केवल वॉर है यूएस यूएसएसआर या फिर यहाँ पर क्यूबा और यूएस के बीच में। ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल मिसाइल साइट्स बिगेन इन द लेट समर, बट यूएस इंटेलिजेंस डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अ जनरल सोवियत आर्म्स बिल्डअप ऑन क्यूबा, इंक्लूडिंग सोवियत IL-28 bombers during routine surveillance fights, and President Kennedy issued a public warning against the introduction of offensive weapons into Cuba. तो अब क्यूबा में बहुत सारे ऐसे साइट्स जो है यूएस के ड्रोन्स ऐसा फाइंड आउट कर लिया कि आखिरकार ये जो स्पेसिफिक एरिया थे वो वहां पर कोई मिसाइल्स जो है रखे हुए हैं, और ये जो मिसाइल्स वहां रखे हैं दैट आर हेडेड टुवर्ड्स यूएस। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है यूएस में कि उन्हें लगता है कि वी आर एट वॉर विद क्यूबा, और उनके यूएस में जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल था उसमें ये नोशन आ गया कि क्यूबा इज अबाउट टू अटैक और इधर इज वांटिंग टू अटैक इन लेटर टाइम पीरियड्स इन द यूएस। इसलिए यूएस भी काफी ऑफेंसिव हो जाता है और वो भी जो है अटैक करने के ऐसे अपने यहाँ पे प्लान बनाना शुरू कर देता है। तो कैनेडी उस समय क्या करते हैं? कैनेडी सेंट अ लेटर टू क्रुश्चेव डिक्लेयरिंग दैट यूनाइटेड स्टेट्स वुड नॉट परमिट ऑफेंसिव वेपन्स टू बी डिलीवर्ड टू क्यूबा एंड डिमांडेड दैट सोवियत डिसमेंटल द
missile bases already under construction or completed and return all offensive weapons to the USSR. तो कैनेडी का ये कहना था कि क्यूबा को सारे मिसाइल को वापस सेंड कर देना चाहिए और रशिया को भी ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं लगाना चाहिए जिससे कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाए. दिस वाज द लेटर सेंट टू द क्रुश्चेव. ऑलराइट. Now, what Khrushchev said, Khrushchev responded to Kennedy's message with a statement that US blockade was an act of aggression and that Soviet ships bound for Cuba would be ordered to proceed. अब जब कैनेडी ने ऐसा लेटर सेंड किया था क्रुश्चेव को, तो क्रुश्चेव ने भी इनको ये बोला कि हम जो है वहां पर कोई मिसाइल किसी को अटैक करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमें रास्ते में रोका जाएगा तो देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ इट. और उन्होंने अपने मिसाइल्स को जब यूएस के कुछ मिलिट्री उनको सी पर रोकना चाह रहे थे तो उन्होंने उसको जो है थ्वार्ट करके वो आगे निकल गए. तो दैट वाज कुछ शिप तो वापस चले गए थे, लेकिन कुछ शिप जो है वो प्रोसीड कर गए. ठीक है. With no apparent end to the crisis in sight, US forces were placed at DEFCON, meaning war involving the Strategic Air Command as imminent. ठीक है. अब यूएस फोर्सेस क्या कर रहे थे कि वो डेफकॉन पे उनका जो स्पेशल मिलिट्री बेस था वहां पर वो अपना प्लान करने लगे, मिलिट्री ये करने लगे, एक्ट वहां पर डिफाइन करने लगे, प्लान्स बनाने लगे कि हम जो है क्यूबा पे कैसे अटैक करेंगे. और ये जो स्पेसिफिक अटैक था उससे रशिया को भी लगा कि द फाइट इज गोइंग टू हैपन इन बिटवीन यूएस रशिया एंड यूएस जो है मैंडेटरली हो सकता है क्यूबा पे अटैक कर दे एंड रशिया बिकॉज दे आर इन कोऑर्डिनेट रिलेशन विद क्यूबा दे विल हैव टू इंटरवीन. तो ये जो है काफी क्लियर हो रहा था वहां पे. After a jet was shot down by Cuban military, the US started to prepare to attack Cuba, but Soviet leader proposed steps for the removal of Soviet missiles from Cuba under supervision of the United Nations and a guarantee that the United States would not attack Cuba. तो अब क्यूबा के पास पे एक यूएस जेट फ्लाई कर रहा था, उस पे क्यूबा ने ऐसा अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें भी ये डर था कि यूएस मिलिट्री ने शायद अटैक कर दिया है. और वो जेट जब शॉट डाउन हो जाता है तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कंफर्म हो जाते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी वॉर बिटवीन क्यूबा एंड यूएस नो मैटर व्हाट. और अगर वहां पे कोई मिसाइल्स है या कुछ है क्यूबा में, दे आर गोइंग टू थ्वार्ट दैट. ऑलराइट. तो अब क्या होता है कि यूएस जो है ये प्रिपेयर कर ही रहा होता है, तब तक क्रुश्चेव जो है उनको प्रेसिडेंट को मैसेज करते हैं, उनको लेटर भेजते हैं कि आप जो है यूएन से मेरी बात हुई है, आप जो है वहां पर अटैक मत कीजिए क्यूबा पे, वहां से सारे मिसाइल्स मैं जो है हटा लूंगा. सो ये जो है नेगोशिएशन प्रेसिडेंट कैनेडी और क्रुश्चेव के बीच में हुआ था, जिसका अभी भी रिकॉग्नाइज्ड कोई ऐसा फाइल फॉर्मेट नहीं है, ना ही कोई डिस्क्लोजर ऐसा है मीडिया में. तो इसकी वजह से फिर बाद में ये पता चला कि हाँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है दैट हैज बीन अवॉइडेड एंड नो मोर देयर इज काइंड ऑफ ट्रबल या हॉस्टाइल कंडीशंस अब जो है उतनी नहीं रही. दैट वाज अब उसी समय से यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. ऑलराइट. अब इसको हम कंक्लूड करेंगे. द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टैंड्स एज अ सिंगुलर इवेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड स्ट्रेंथेंड कैनेडीज इमेज domestically and internationally. It also may have helped mitigate negative world opinion regarding the failed Bay of Pigs invasion. अब क्योंकि कैनेडी की जो वर्ल्ड रेपुटेशन थी उसमें तो शायद इंप्रूवमेंट हुआ होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों को यह भी पता चल गया कि क्यूबा पर यूएस जो है अनऑथराइज्ड एनेक्सेशन भी शायद करने वाला था. तो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा नेगेटिविटी भी हुआ, इनके रेपुटेशन में थोड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़ गए, क्योंकि क्यूबा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. इंडिपेंडेंट कंट्री को एनेक्स करने का ऐसा कोई मोटिव किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का तो हो ही नहीं सकता. दैट वाज द फीचर ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री. ऑलराइट. तो दिस इज व्हाट द क्यूबन मिसाइल इज ऑल अबाउट एंड how the things happened between the two superpowers and what were the reasons for getting in hostile conditions. यूएस और यूएसएसआर के बीच में आखिरकार क्यों ऐसे सिचुएशन पैदा हो गए. वी हैव सेड एवरीथिंग, वी हैव पुट एवरीथिंग आउट एंड दिस इज द क्वाइट परफेक्ट आंसर दैट आई कुड मेक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑलराइट. So we are at the end of the video and I have completed the full paper discussion and we will be proceeding on from here and you will be getting GS2 papers from the next day. Thank you for watching this and stay home, stay safe and keep learning.